वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू उत्तराखंड क्लासेस। आज हम आपके साथ उत्तराखंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न आ गया आपके सामने। बाज बहादुर चंद गद्दी पर कब बैठा? 1632 ईस्वी में, 1638 ईस्वी में, 1640 ईस्वी में या 1634 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1638 ईस्वी में। तो चलिए, बाज बहादुर चंद के बारे में कुछ और जान लेते हैं हम लोग। दिल्ली के बादशाह शाहजहां के पास जाने वाला चंद शासक बाज बहादुर चंद था। 84 कोस की भूभाग से 9 लाख की आय इसी के समय होती थी। बाज बहादुर चंद को बहादुर और जमींदार की उपाधि से शाहजहां ने नवाजा। बहादुर की उपाधि के बारे में तो अधिकांश लोगों को पता है, लेकिन बाज बहादुर चंद को जमींदार की उपाधि से किसने नवाजा था ये बहुत कम लोग जानते हैं, तो इसे नोट डाउन जरूर करें। बाज बहादुर चंद को जमींदार की उपाधि से शाहजहां ने नवाजा था। बाजपुर नामक नगर बाज बहादुर चंद ने बसाया। कैलाश सरोवर यात्रियों के लिए गूंठ भूमि बाज बहादुर चंद ने ही दान दी थी 1673 में। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि दिल्ली के बादशाह शाहजहां के पास जाने वाला कौन चंद शासक था? पहला सवाल ये हो गया, कौन था? बाज बहादुर चंद। 84 कोस के भूभाग से 9 लाख की आय किसके समय होती थी? बाज बहादुर चंद के समय हो गई थी। दो सवाल, बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि किसने दी? तीसरा सवाल, शाहजहां ने। चौथा सवाल, बाज बहादुर चंद को जमींदार की उपाधि किसने दी? शाहजहां ने। पांचवा सवाल, बाजपुर नामक नगर किसने बसाया? बाज बहादुर चंद ने बसाया। छठवां सवाल और आखिरी सातवां सवाल, कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए 1673 में गूंठ भूमि किसने दान की? वो की बाज बहादुर चंद ने। तो 8 सवाल यहाँ से बनते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आप नोट डाउन अवश्य कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। बाज बहादुर के समय डोटी का राजा कौन था? लटोला जोशी, देवपाल, रत्न जोशी या सदानंद जोशी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, देवपाल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस चंद शासक के डर से लोगों ने अपने घरों की छत पर साग और सब्जी उगाना शुरू किया था? लक्ष्मीचंद, ज्ञानचंद, रुद्रचंद या कल्याण चंद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मीचंद। इसका एक मेन कारण ये था कि लक्ष्मीचंद की जो सैनिक थे वो गांव की महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते थे, जिसके कारण मजबूरी में लक्ष्मीचंद को ये नियम बनाना पड़ा। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम जान लेते हैं। न्योवाली, न्यायवाली और बिस्टाली कचहरियां लक्ष्मीचंद ने ही बनाई थी। लक्ष्मीचंद ने राज कर्मचारियों के लिए 3 श्रेणियां बनाई थी। पहला सरदार, दूसरा फौजदार और तीसरा नेगी। लक्ष्मीचंद का बड़ा भाई कौन था? शक्ति गुसाई था, जैसे कि आप सभी को मालूम है। कुमाऊं के धृतराष्ट्र शक्ति गुसाई को कहा जाता है। लक्ष्मीचंद का शासन प्रशासन का कार्य शक्ति गुसाई ही देखता था, मतलब सारा प्रशासन जो है उसका बड़ा भाई देखता था, शक्ति गुसाई। 1602 में बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार भी लक्ष्मीचंद ने किया था। तो यहाँ से भी काफ़ी सारे प्रश्न बन सकते हैं आपके, जैसे न्योवाली, न्यायवाली और बिस्टाली कचहरियाँ किसने बनाई? तो ये लक्ष्मीचंद ने बनाई। लक्ष्मीचंद के बड़े भाई का नाम क्या था? तो लक्ष्मीचंद के बड़े भाई का नाम शक्ति गुसाई था। कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता है? शक्ति गुसाई को कहा जाता है। लक्ष्मीचंद का शासन प्रशासन कौन देखता था? लक्ष्मीचंद का शासन प्रशासन उसका बड़ा भाई शक्ति गुसाई देखता था। और बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया था? लक्ष्मीचंद ने किया था। और एक और सवाल यहाँ से बनता है कि बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार लक्ष्मीचंद ने कब किया? तो 1602 में किया। तो ये डायरेक्टली आपको नोट डाउन कर लेने हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। बैरिस्टर मुकुंदी लाल का जन्म कहाँ हुआ था? चमोली में, टिहरी में, अल्मोड़ा या बागेश्वर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चमोली। तो चलिए, बैरिस्टर मुकुंदी लाल के बारे में भी हम कुछ जान लेते हैं, मेन पॉइंट्स। मुकुंदी लाल जी का जन्म चमोली के पाटली गांव में हुआ था। 1926 में स्वराज दल के टिकट पर गढ़वाल से चुनाव जीते थे मुकुंदी लाल जी। 1938 में टिहरी हाई कोर्ट के, यहाँ पर गलत छप गया है, टाइपिंग हो गई है, टिहरी होगा ये, टिहरी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मुकुंदी लाल जी बने थे। मुकुंदी लाल जी ने वीरचंद सिंह गढ़वाली का केस लड़ा था। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुकुंदी लाल ने मौला राम की चित्र पर आधारित पुस्तक गढ़वाल पेंटिंग्स का विमोचन 1968-69 में किया था। तो यहाँ पर ध्यान देने की योग्य बात यह है, कई पुस्तकों में 1968 दिया रखा है और कई पुस्तकों में 1969। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जैसा ऑप्शन होगा उस हिसाब से आपको यहाँ पर आंसर लगाना है। तो चलिए, यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे कि
स्वराज दल के टिकट पर गढ़वाल से चुनाव कौन जीता था? मुकुंदीलाल जीते थे। पहला प्रश्न। टिहरी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 1938 में टिहरी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? मुकुंदीलाल जी बने। दूसरा प्रश्न। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का केस किसने लड़ा था? मुकुंदीलाल जी ने लड़ा था। तीसरा प्रश्न। मौला राम के चित्र पर आधारित पुस्तक गढ़वाल पेंटिंग्स का विमोचन किसने किया था? मुकुंदीलाल जी ने किया था। और मुकुंदीलाल जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुकुंदीलाल जी का जन्म चमोली के पाटली गांव में हुआ था। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो आपको ये सब डायरेक्टली नोट डाउन कर देने हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। कुमाऊं जल नियम कब बनाया गया? 1910, 1912, 1916 और 1917। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917। तो यहाँ पर हाईलाइट भी किया है मैंने रेड कलर से 1917। तो चलिए इसके बारे में भी कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं हम लोग। कुमाऊं जल नियम 1917 में बनाया गया था। जैसे कि आपको पता ही है, जल संसाधनों के नियमितीकरण हेतु अनुसूचित जिला अधिनियम 1874 के अधीन ये नियम बनाया गया था। अब यहाँ पर से दो क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं आपके। कुमाऊं जल नियम कब बनाया गया था? तो कुमाऊं जल नियम 1917 में बनाया गया था। ठीक। एक और प्रश्न बनता है, कुमाऊं जल नियम क्यों बनाया गया था? तो कुमाऊं जल नियम जल संसाधनों के नियमितीकरण हेतु बनाया गया था। तीसरा प्रश्न बनता है, कुमाऊं जल नियम किस जिला अधिनियम के अधीन बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपका अनुसूचित जिला अधिनियम 1874 के अधीन। तो यहाँ से ये सारे प्रश्न बनते हैं, तो ये सब आपको डायरेक्टली नोट डाउन कर लेना है। उम्मीद है दोस्तों आपको अभी तक का प्रश्न बहुत अच्छे लगे रहे होंगे और आप लाइक भी करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। और एक और बात मैं आपको बता दूं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा। आप वहां से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आ चुका है, वन प्रबंधन का कार्य सर्वप्रथम किसने किया? ट्रेल ने, हेनरी रैमजे ने, गार्डनर ने या लुसिंग गटन ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 ए, ट्रेल ने। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट हम जान लेते हैं। सर्वप्रथम वन प्रबंधन का कार्य कमिश्नर ट्रेल ने किया था। कमिश्नर ट्रेल कब कुमाऊं का कमिश्नर नियुक्त हुआ था? 1817 से 1835 इसका कार्यकाल था। 1826 में ट्रेल ने सरकारी वनों की नींव रखी और सरकारी भूमि पर साल काटने पर प्रतिबंध लगाया। अब यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बन रहे हैं कि सर्वप्रथम वन प्रबंधन का कार्य किस कमिश्नर ने किया था? तो कमिश्नर ट्रेल ने किया था। कुमाऊं का कमिश्नर कब नियुक्त हुआ था? तो 1817 में नियुक्त हुआ था और उसका कार्यकाल था 1835 तक। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि 1826 में किस कमिश्नर ने सरकारी वनों की नींव रखी थी? तो किसने रखी थी? विलियम ट्रेल ने रखी थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई? 1969, 1972, 1974 या 1986? तो केदारनाथ वन्य जीव के विहार की स्थापना हुई थी 1972 में, और ये 957 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और 2 जनपदों चमोली और रुद्रप्रयाग में फैला हुआ है। ये यहाँ पे फैक्ट लिखा हुआ है, तो आप इसे डायरेक्टली नोट डाउन कर सकते हैं। अगले प्रश्न आ गया है आपके सामने, मौला राम का जन्म कब हुआ था? 1730 में, 1738 में, 1743 में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1743, 1743 में। इसके बारे में, मौला राम के बारे में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। चलिए, मौला राम तोमर गढ़वाली शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट है, मौला राम के गुरु राय सिंह थे, दूसरा फैक्ट। तीसरा फैक्ट है, मौला राम के वंशज सुलेमान सिकोह के साथ 1658 में गढ़वाल आए थे, तीसरा फैक्ट। चौथा फैक्ट है, मौला राम के वंशज सुनार थे। पांचवा फैक्ट है, मौला राम की माता रामा देवी थी। तो ये सब आपको डायरेक्टली नोट डाउन कर लेने हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे प्रश्न बन रहे हैं। मौला राम तोमर किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? किस शैली के थे? गढ़वाली शैली के थे। अगला क्वेश्चन बन रहा है आपका, मौला राम के गुरु कौन थे? तो मौला राम के गुरु राय सिंह थे, दूसरा क्वेश्चन बन रहा है। तीसरा क्वेश्चन ये बन रहा है कि मौला राम के वंशज किसके साथ 1658 में गढ़वाल आए थे? किसके साथ आए थे? सुलेमान सिकोह के साथ आए थे। बाद में सुलेमान सिकोह को औरंगजेब ने हत्या कर दी थी, सुलेमान सिकोह की, जिसके डर से ये श्रीनगर आया था। बाद में इसको धोखे से
औरंगजेब ने मार दिया था। अगला प्रश्न बन रहा है आपके, मौला राम के वंशज क्या थे? तो मौला राम के वंशज सुनार थे। अगला क्वेश्चन बन रहा है आपका, मौला राम की माता का नाम क्या था? तो मौला राम की माता का नाम रामा देवी था। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको डायरेक्टली यहाँ से नोट डाउन कर लेने हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गढ़वाल का जनरल डायर किसे कहा जाता है? चक्रधर जुयाल, राम सिंह आजाद, मोहनलाल मेहता या सभी गलत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्रधर जुयाल। आपको पता ही होगा रवाई कांड जो टिहरी में हुआ था 1930 में, तो वहाँ गोली चलाने वाला कौन था? चक्रधर जुयाल, जिसकी वजह से इसको गढ़वाल का जनरल डायर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कतियूर का इतिहास पुस्तक किसने लिखी? कुलदीप रावत, रामदत्त तिवारी, अनुपम मिश्र या खेमराज कृष्णदास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामदत्त तिवारी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गढ़वाल की राजधानी चांदपुर गढ़ी से बदलकर श्रीनगर किसके शासनकाल में की गई? कनकपाल, अजयपाल, कल्याण शाह या बलभद्र शाह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अजयपाल। तो अजयपाल भी बहुत महत्वपूर्ण शासक रहा है परमार वंश का। इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम जान लेते हैं। अजयपाल परमार वंश का 37वां राजा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अजयपाल परमार वंश का कौन से संख्या का राजा था? तो 37वां नंबर का राजा था। गढ़वाल के 52 गढ़ों को अजयपाल ने विजित किया था। यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा है कि गढ़वाल के 52 गढ़ों को किसने जीता था? अजयपाल ने जीता था। अगला फैक्ट है, अजयपाल की तुलना मौर्य सम्राट अशोक से की जाती है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन बन रहा है कि अजयपाल की तुलना किस मौर्य सम्राट से की जाती है? तो अशोक से की जाती है। अगला क्वेश्चन है, सावरी ग्रंथ पर अजयपाल को आदिनाथ कहकर संबोधित किया गया है। ये भी क्वेश्चन बन रहा है कि आपका सावरी ग्रंथ पर अजयपाल को क्या कहकर संबोधित किया गया है? तो आदिनाथ कहकर संबोधित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अजयपाल की कुलदेवी राजराजेश्वरी थी। यहाँ पर भी क्वेश्चन बन रहा है आपका कि अजयपाल की कुलदेवी कौन थी? राजराजेश्वरी। तो इतने पॉइंट्स आपको नोट डाउन कर लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप नोट्स अवश्य बना रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मयंक मुखी मौला नाम की किस काल की अवस्था का चित्र है? तो भाई साहब इसे आप डबल या 3 स्टार दे दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है प्रारंभिक अवस्था का, प्रौढ़ काल का, आदिकाल का या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रौढ़ काल का। तो इसके बारे में जानते हैं और फैक्ट्स हैं ये हैं। मौला राम श्यामदास की पंचम पीढ़ी के मंगत राम का पुत्र था। तो क्वेश्चन बन रहा है आपका, मौला राम श्यामदास की कौन सी पीढ़ी के मंगत राम का पुत्र था? तो 5वीं पीढ़ी का। एक और क्वेश्चन बन रहा है, मौला राम के पिता का नाम क्या था? मौला राम के पिता का नाम था मंगत राम। गढ़ राजवंश काव्य, गढ़ गीता संग्राम और मनमत सागर मौला राम द्वारा रचित पुस्तकें हैं। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन रहा है, गढ़ राजवंश काव्य किसने लिखा? मौला राम ने लिखा। गढ़ गीता संग्राम किसने लिखा? मौला राम ने लिखा। मनमत सागर किसने लिखा? मौला राम ने लिखा। ठीक है गाइज। मौला राम अपनी कविता और चित्र विवरणों में अपने को सदैव कवि मौला राम लिखता था। तो यहाँ से भी एक और क्वेश्चन बन रहा है कि मौला राम अपनी कविता और चित्र विवरणों में किस नाम से, कौन सा नाम लिखता था? तो कवि मौला राम लिखता था। अगला क्वेश्चन है, मोर प्रिया की उसकी प्रारंभिक अवस्था का चित्र है। तो सवाल यहाँ पर से डायरेक्टली बनता है कि मौला राम की प्रारंभिक अवस्था का चित्र कौन सा है? तो 3 ऑप्शन दे देगा, एक मोर प्रिया दे देगा। तो मोर प्रिया उसकी प्रारंभिक अवस्था का चित्र है। तो यहाँ से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रृंखला चल रही है। एक क्वेश्चन से आपको तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गढ़वाल में कौन कहाँ के लेखक कौन है? विलियम मूर क्राफ्ट, महीधर शर्मा, जगदीश कौर या मदन चंद्र भट्ट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महीधर शर्मा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा अपने साथ कौन ले गया था? गरुड़ ज्ञानचंद, ज्ञानचंद द्वितीय, बाज बहादुर चंद या लक्ष्मी चंद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानचंद द्वितीय। तो चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। ज्ञानचंद द्वितीय 1698 में गद्दी पर बैठा। 1699 में बदानगढ़ को लूटकर उसे विजित किया। अड़मोला में स्थित नंदा देवी के मंदिर में नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को भी स्थापित इसी ने किया था। और बदानगढ़ को लूटकर नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा कौन ले गया था अपने साथ? यही ज्ञानचंद द्वितीय। तो इसमें आप कंफ्यूजन मत होना, ज्ञानचंद 2 हैं, एक है गरुड़ ज्ञानचंद और दूसरा है ज्ञानचंद द्वितीय। तो ये सब जो पॉइंट्स मैंने आपको बताई ये हैं ज्ञानचंद द्वितीय के। यहाँ से आप सब नोट डाउन कर लेना। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1918 में देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा किसने स्थापित की थी?
महात्मा गांधी, रास बिहारी बोस, स्वामी विचारानंद सरस्वती, मोहन जोशी। तो ये भी डबल स्टार वाला क्वेश्चन है, तो इसे डबल स्टार लगा देंगे हम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विचारानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। किस शासक की मृत्यु के बाद उसकी 60 रानियां सती हुई थी? मानसा, महिपति शाह, श्याम शाह और सहजपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्याम शाह। तो इस श्याम शाह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम जान लेते हैं। श्याम शाह को विलासी राजा भी कहा जाता है। अब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है, किस परमार शासक को विलासी राजा भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? श्याम शाह को। अगला पॉइंट है, मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट करने वाला भी श्याम शाह था। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन रहा है, कौन सा परमार शासक जो मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट करने गया था? कौन था? श्याम शाह था। श्याम शाही बाग श्रीनगर गढ़वाल में इसी ने बनाया, श्याम शाह ने। यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा है आपका कि श्रीनगर गढ़वाल में श्याम शाही बाग किसने बनाया? तो श्याम शाह से। तो ये आप नाम से ही मैच करके इसको आराम से आंसर लगा सकते हैं। श्याम शाह निसंतान थे। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन रहा है, कौन सा परमार शासक निसंतान था? तो श्याम शाह था। अगला पॉइंट है, श्याम शाह के समय राजगुरु शंकरदेव थे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है कि श्याम शाह के समय राजगुरु कौन थे? तो शंकर देव थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रृंखला चल रही है, इसे नज़रअंदाज मत कीजिएगा दोस्तों, और पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कवि भरत ने मानवोदय काव्य में अजयपाल की तुलना किससे की थी? युधिष्ठिर से, कृष्ण से, भीम से या सभी से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी से। अगला क्वेश्चन आ चुका है, गोरखा शासन में टान क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी डबल स्टार लगा देंगे हम। गोरखा शासन में टान क्या था? कपड़ा कर था, पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाने वाला कर था, नगद कर था या भूमि कर था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कपड़ा कर। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम आपको बता देते हैं। गोरखा शासन में पगड़ी, मांगा, सुवांगी दस्तूर, मेजबानी दस्तूर, सोनिया फागुन, मिजारी, मरो, रहता बहता, कीकर, मौकर, सलामी इत्यादि कर भी थे। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि पगड़ी किस पगड़ी, गोरखा शासन में पगड़ी क्या था? तो ये एक कर था। मांगा क्या? मांगा गोरखा शासन में मांगा क्या था? ये भी कर था। तो ऐसे करके आप यहाँ पर से बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर आपको देना है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है गाइस। ये आज का आखिरी प्रश्न है। बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा मार्ग में यात्रियों की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 1840 में कितने स्वदेशी चिकित्सकों की नियुक्ति की गई थी? 1, 3, 4 या 5? तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा, चाहे भले आपको आता हो या ना आता हो, तो कुछ ना कुछ कमेंट अवश्य कीजिएगा। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा अगले वीडियो में मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा। तो गाइज़, अगर आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो और तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे एवरीवन। थैंक यू।